नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे डीएनए और आरएनए से जो आपकी आगे का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में। एक बार जितने भी स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट्स को अगर वो आपके एग्रीकल्चर का स्टूडेंट अगर उसको नोट्स लेने हैं या फिर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स लेने तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, वहाँ से आप उन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो आज हम यहाँ पे डीएनए के और आरएनए के बारे में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसमें से आज डीएनए की जो संरचना है उसको थोड़ा समझने की आप कोशिश करना, एकदम अच्छे से इसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो एक तो नाइट्रोजन क्षारक, एक पेंटोज शर्करा और एक आपकी फॉस्फेट समूह, ये तीनों चीज मिलकर आपके न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी नाइट्रोजन क्षारक है, ये आपके कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है यहाँ पे प्यूरिन क्षारक और इसके अलावा इसी के अंदर जो दूसरा होता है वो होता है यहाँ पे पिरिमिडिन क्षारक। कौन सा होता है यहाँ पे? पिरिमिडिन क्षारक। तो ये दो प्रकार के आपके जो क्षार है ये मिलकर आपके क्या करते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार का निर्माण करेंगे। जिसमें से प्यूरिन के अंदर एक तो आपका एडेनिन होता है और एक कौन सा होता है यहाँ पे? ग्वानिन। पिरिमिडिन क्षार के अंदर यहाँ पे आपके थाइमिन होगा, साइटोसिन होगा और एक आपके यूरेसिल हो जाएगा। तो ये आपके पिरिमिडिन क्षार 3 हो गए और प्यूरिन क्षार 2 हो गए। पेंटोज शर्करा हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर देखी थी भी, जो पेंटोज शर्करा होती है ये आपके दो टाइप की होती है। कौन कौन सी सर? तो एक तो होती है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा, एक जो शर्करा होती है उसका नाम है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। और दूसरी जो शर्करा का नाम है उसका है यहाँ पे आपके राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा हो जाएगी? आपके राइबोज शर्करा। तो ये दो प्रकार की आपकी यहाँ पे शर्करा पाई जाती है पेंटोज शर्करा, एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और एक कौन सी हो जाएगी? राइबोज शर्करा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके 5 कार्बन की जो शर्करा बना रहा हूँ, 5 कार्बन की शर्करा मतलब पेंटोज शर्करा। तो 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। तो ये 1 नंबर कार्बन हो जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे H और यहाँ पे OH लगेगा। ये H हो गया, ये 2 नंबर कार्बन, यहाँ पर भी H और यहाँ पर OH, ये आपके 3 नंबर कार्बन। ये 4 नंबर कार्बन यहाँ पे H होगा और यहाँ पे CH2OH जुड़ता है, तो ये आपके 5 नंबर कार्बन हो गया। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना आप यहाँ पे कि डीएनए की संरचना और आरएनए की संरचना में क्या अंतर होता है वो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई। ध्यान रखना डीऑक्सीराइबोज शर्करा का मतलब कार्बन नंबर 2 है, इसके ऊपर अगर ऑक्सीजन की कमी होती है यहाँ पे तो वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए के अंदर काम आएगी। लेकिन आरएनए के अंदर जो आपकी राइबोज शर्करा होती है उस राइबोज शर्करा के अंदर ध्यान में रखना यहाँ पे O समूह पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर O नहीं हो तो वो आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा हो जाएगी। तो पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शर्करा बना दी। कौन सी शर्करा बना दी? डीऑक्सीराइबोज शर्करा हमने यहाँ पे बना दी। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट ग्रुप को हम दर्शाते हैं यहाँ पे H3PO4- से किससे दर्शाते हैं? H3PO4-, ये हो जाएगा हमारे सामने फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो नेक्स्ट फॉस्फेट समूह कहाँ पे जुड़ेगा ये बात आपको ध्यान में रखना, और प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार कहाँ पे जुड़ेंगे ये आपको ध्यान रखने विशेष तौर से। तो पहली बात तो आपके कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के पास में यहाँ पे आपके क्या होता है भाई, आपके कोई भी नाइट्रोजनिक क्षार जोड़ दो, आप प्यूरिन क्षार जोड़ दो, प्यूरिन के अंदर यहाँ पे A जोड़ दिया हमने। कौन सा जोड़ दिया? A जोड़ दिया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ध्यान में रखना कि भाई यहाँ पे आपके जो OH ग्रुप है ये हटा दो और इस कार्बन नंबर 5 के ऊपर आप फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। कौन सा ग्रुप जोड़ दो? फॉस्फेट ग्रुप। ये एक हमारे सामने न्यूक्लियोटाइड बन गया। इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर नाम देखो क्या आ रहा है, नाम आ रहा है सर न्यूक्लियोटाइड, नाम आ रहा है सर न्यूक्लियोटाइड, नाम आ रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या हो सकता है सर? यहाँ पे एक तो यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार हो सकता है, ये लो सर नाइट्रोजनिक क्षार। इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है सर? इसमें आपके फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, फॉस्फेट समूह। और इस फॉस्फेट समूह के अलावा एक यहाँ पे आपके पेंटोज क्या रह सकती है? आपकी एक पेंटोज शर्करा रह सकती है। क्या रह सकती है? पेंटोज शर्करा। तो ये तीनों चीज मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा। तो एक हमारा सामने ये क्या बन गया? एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, जिसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजनिक क्षार हमने एडिनिन जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप हमें P से दर्शा दिया, और एक पेंटोज शर्करा, ये पूरी आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा मतलब पेंटोज शर्करा। तो एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। लेकिन डीएनए की जो संरचना होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है, मतलब ऐसा का ऐसा न्यूक्लियोटाइड एक और जमा दो यहाँ पे। ये लो भाई सर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना दो यहाँ पे, ये लो आपके लिए बना दिया हमने, दूसरा न्यूक्लियोटाइड तैयार कर दिया। ये कार्बन नंबर 1 तो इसके ऊपर H और यहाँ पे OH, ये H यहाँ पर भी H, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन तो इसके ऊपर H यहाँ पे OH,
ये 4 नंबर कार्बन यहाँ पे H और यहाँ पे ये 5 नंबर जो कार्बन होगा यहाँ पे CH2OH जुड़ेगा। लेकिन इस OH को हटा दो और इसके ऊपर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दो। कौन सा ग्रुप जोड़ दो? फॉस्फेट ग्रुप। ये लो सर फॉस्फेट ग्रुप हो गया। और यहाँ से आप यहाँ पे H हटा देना और ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जोड़ देना इसके मध्य। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान में रखना कि भाई सर हमारे सामने यहाँ पे एक और यहाँ पे कोई भी आप सारा जोड़ दो, ये जोड़ दो। हमने अब की बार यहाँ पे G जोड़ दिया। कौन सा जोड़ दिया? G। तो अब देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड और ये आपके सामने दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से हमारे सामने 2 न्यूक्लियोटाइड बन गए। तो अभी तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला का निर्माण हुआ। 2 श्रृंखला बनाओ, मतलब इधर न्यूक्लियोटाइड और जोड़ने। तो हमें क्या करना है कि ये जो संरचना है ना, इसको उल्टा बना दो इस तरफ। भाई ऊपर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अब कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। ये लो सर, थोड़ी छोटी बनी है लेकिन आपकी इस प्रकार से संरचना हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे इसको उल्टा कर दो सर, थोड़ा बड़ा बना देते हैं आप इसको। ये लो उल्टा बना दे सर। ये अब की बार इसके नंबर कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये आपके 4। यहाँ पे H और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे नीचे क्या जोड़ेगा? फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेगा। ठीक है। 5 नंबर कार्बन के ऊपर क्या जोड़ता है? फॉस्फेट ग्रुप। 1 नंबर कार्बन के ऊपर क्या जोड़ता है सर? नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ता है। देखो आपके नाइट्रोजनिक सार 1 नंबर कार्बन के ऊपर। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि अब जो नाइट्रोजनिक सार है ना हमारे सामने एडेनिन और ग्वानिन, तो हमेशा ध्यान में रखना सर यहाँ पे A के साथ में हमेशा T जुड़ता है। A के साथ में हमेशा कौन सा जुड़ता है? आपकी T, वो भी डबल बॉन्ड के द्वारा। और G के साथ में हमेशा C जुड़ता है आपके ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। ये आपको बात विशेष तौर से ध्यान में रखना है। यहाँ पे प्यूरिन और पेरिमिडिन सार किस प्रकार से जुड़ते हैं? तो A के सामने हमेशा T जुड़ेगा, वो भी डबल बॉन्ड के द्वारा। और G के बाद सामने C जुड़ेगा हमेशा ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो A, T, G और C। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना। लेकिन आपके मन में सर बात आ रही होगी सर ये यूरेसिल कहाँ पे जाएगा? तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि आरएनए की जब भी हम बात करेंगे तो आरएनए की संरचना के अंदर ये थाइमिन नहीं होगा सर, लेकिन इस थाइमिन के स्थान पे सर क्या होगा सर? यहाँ पे यूरेसिल पाया जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे यूरेसिल होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं होता है, थाइमिन होता है। और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ए के सामने कौन सा जुड़ सकता है सर? सी आ सकता। तो ये ले सी हो गया और इसके मध्य आप ट्रिपल बॉन्ड बना दो। इसी प्रकार से यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है सर, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे CH2OH 5 हो जाएगा। ये 5 नंबर कार्बन। तो ए के सामने T, तो यहाँ पे T जोड़ो और इसको डबल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो। हो गया कंप्लीट यहाँ तक। तो अब देखो नेक्स्ट बात सर, नेक्स्ट बात हो रही है हमारे सामने कि यहाँ पर आपका P फॉस्फेट ग्रुप होगा और आपके 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारे सामने पूरी एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार अनेक सारे न्यूक्लियोटाइड बन गए। तो ये आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। क्लियर है ना? अब जो मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना है, जो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। पहली बात तो कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है सॉरी, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये जुड़ता कहाँ पे? ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो फॉस्फेट ग्रुप ध्यान में रखना, एक न्यूक्लियोटाइड है, इस एक न्यूक्लियोटाइड के ऊपर आपके 5 डेज कार्बन के ऊपर, 5 डेज कार्बन के ऊपर, और इसके अलावा ध्यान में रखना 3 डेज कार्बन के मध्य, एक श्रृंखला के 5 डेज कार्बन व 3 डेज कार्बन के मध्य फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है। तो ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया सर। क्लियर है? फिर पूछा जाता है यहाँ पे नाइट्रोजनिक जो सार होता है वो कहाँ पे जुड़ता है? तो नाइट्रोजनिक सार हमेशा हमेशा आपके कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है। तो कार्बन 1 पर नाइट्रोजनिक सार जुड़ता है। कार्बन 1 पर नाइट्रोजनिक सार जुड़ता है। ये बात आपको और विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो बात अब देखो नेक्स्ट बात, एक और चीज आप यहाँ पे विशेष तौर से समझने की थोड़ी कोशिश करना सर, कि सर हमारे सामने ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, ये दूसरा बन गया। तो हमारे सामने पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की एक क्या बन गई सर? यहाँ पे चेन बन गई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की क्या बन गई? चेन। तो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 पर भी है और कार्बन नंबर 3। तो ध्यान में रखना फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड के 5 नंबर कार्बन तथा दूसरी श्रृंखला के 3 डेज कार्बन के ऊपर जुड़ता है। ये आपको चीजें यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो ये आपकी डीएनए के बारे में संरचना थी। डीएनए की संरचना आपको कैसे बनानी है, तो हमने यहाँ पे नाइट्रोजनिक सार, पेंटोज श्रृंखला और फॉस्फेट ग्रुप के बारे में एकदम कंप्लीट बात कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे डीएनए की द्विहेलिक्स या फिर डबल कुंडली संरचना है, या फिर आपकी डबल स्ट्रैंड की जो संरचना है उस संरचना को हम यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। अब डीएनए की हम यहाँ पे द्विकुंडली संरचना पढ़ेंगे और द्विकुंडली संरचना को एकदम अच्छे से यहाँ पे आपको समझना है। अभी देखो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है वो आपकी इस प्रकार से बनती है।
इसके अंदर एक के अंदर हमने देखा था ऊपर आपके कार्बन रहता है 5 डेज कार्बन, और उसी 5 डेज कार्बन वाली जो श्रृंखला होती है उसका नीचे वाला जो कार्बन होता है वो 3 डेज। 5 डेज के विपरीत वाला आपके 3 डेज, और 5 यहाँ पे 3 डेज के विपरीत वाला कौन सा हो जाएगा 5 डेज। इस प्रकार से आपके डबल स्ट्रैंड की ये जो हेलिक्स की जो संरचना होती है आपके डीएनए की रहती है। तो डीएनए की संरचना है, सबसे पहले ध्यान में रखना यहाँ पे प्रस्तुत किसने बताया था यहाँ पे, तो जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जो आपकी विधि है उस विधि के आधार पर आपके विल्किंस व आपके मॉरिशस दो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन, ठीक है, एक तो आपके विल्किंस एक फ्रैंकलिन, विल्किंस और फ्रैंकलिन इन दोनों ने आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के आधार पे यहाँ पे ये संरचना बताई थी। और इसी संरचना को आगे आपके एक वैज्ञानिक था फ्रांसिस क्रिक ने, उस फ्रांसिस क्रिक ने आपकी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना बताई थी। लेकिन इन्होंने आपके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के द्वारा क्या किया था कि जो आपके डीएनए है उस डीएनए का नॉर्मली संरचना बताई थी, लेकिन इस डीएनए की द्विकुंडलित जो संरचना का जो वर्णन किया था वो आपके वॉटसन और क्रिक ने किया था। तो मेन जो इसका जो आधार है, जो रेस्पॉन्सिबल जाता है वो आपके यहाँ पे फ्रांसिस क्रिक को जाता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे वॉटसन क्रिक का मॉडल भी इसे हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वॉटसन क्रिक का मॉडल कह सकते हैं। इसीलिए इसे 1962 के अंदर नोबेल प्राइज में मिला था। अब देखो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग टू क्रिक, अब इस क्रिक ने क्या बताया था ये हमें जानना भी। क्रिक ने यह बताया था यहाँ पे भी आपके डीएनए है, ये डीएनए आपके दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती है भाई। एक ये श्रृंखला पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये भी है क्योंकि इसके ऊपर अनेक सारे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपके अलग अलग पाए जाते हैं, और यहाँ पे दूसरी संरचना भी आपके सामने यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर जो डीएनए है, डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो जो डीएनए होता है ये आपके दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, लेकिन इन दोनों श्रृंखलाओं की जो ध्रुवणता है वो ध्रुवणता विशेष तौर से ध्यान में रखना भाई। दोनों श्रृंखलाओं की ध्रुवता, तो दोनों श्रृंखलाओं की जो ध्रुवता होती है सर, वो एक श्रृंखला की ध्रुवता 5 डेज से 3 डेज तथा दूसरे की आपके 3 डेज से 5 डेज दिशा के अंदर यहाँ पे ध्रुवता रहती है। ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो भाई ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये आपके यहाँ पे ए है डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे सी, ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। इस प्रकार से यहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी जो दोनों श्रृंखलाएं होती है इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये नाइट्रोजनिक क्षारक जो प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजनिक क्षारक के मध्य जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो दोनों हेलिक्स की जो संरचनाएं हैं ये आपके हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट आपके ध्यान में रखना है यहाँ पे दोनों रज्जुक या रज्जुक को आप कह सकते हो स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब दोनों जो श्रृंखलाएं हैं ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ये बात आपको यहाँ पे नोट ध्यान में रखनी है। दोनों श्रृंखलाएं होती है वो आपके हाइड्रोजन बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती है, जिसमें से ध्यान में रखना यहाँ पे कि जो ए होता है ये डबल बॉन्ड टी और जी होता है ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा सी होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि ये दोनों जो आपके सामने स्ट्रैंड है पूरे, एक तो इस कुंडलन की व्यास की बात करेंगे और पूरे कुंडलन यहाँ पे एक जो कुंडलन है इस एक कुंडलन की जो लंबाई होती है टोटल, वो कुंडलन की लंबाई हम पता करें। तो इसकी अगर व्यास की बात करें तो डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना है, डीएनए का जो कुंडलन का व्यास, ये व्यास होता है सर यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉन। कितना होता है यहाँ पे 20 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई ये जो आपकी व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके 20 एंगस्ट्रॉन है। कितने एंगस्ट्रॉन है यहाँ पे 20। फिर 5 नंबर आप पॉइंट यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान में रखना है यहाँ पे कि भाई जो डीएनए यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक की जो आपकी ये संरचना है, ये जो लेंथ होती है ये टोटल आपकी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई, डीएनए के एक कुंडलन की लंबाई
तो एक कुंडलन की जो लंबाई है सर ये आपके 34 एंगस्ट्रॉन है। कितनी है यहाँ पे? 34 एंगस्ट्रॉन। एक कुंडलन की लंबाई आपके 34 एंगस्ट्रॉन है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे भी एक कुंडलन के अंदर ये जो सार युग्म पाए जाते हैं ना, ये टोटल 10 होते हैं। मैंने तो सिर्फ 5-6 बनाई होंगी, लेकिन एक आपके इस कुंडलन के अंदर ध्यान में रखना कि जो सार युग्म प्रेजेंट होते हैं, ये सार युग्म आपके 10 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? आपके 10 बेस पेयर इसमें पाए जाते हैं। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि एक बेस पेयर के मध्य की जो आपकी दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी सर, क्योंकि पूरे की 10 आपके 34 एंगस्ट्रॉन है। टोटल आपके 10 यहाँ पे सार युग्म है, तो एक सार युग्म के मध्य, दो सार युग्म के मध्य जो दूरी होगी वो 3.4 एंगस्ट्रॉन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो ये आपके वॉटसन और क्रिक ने बताया था, यहाँ पे ध्यान में रखना। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने तो इस संरचना को अलग किया था, लेकिन इसका वर्णन क्रिक ने किया था। यहाँ पे ये चीज आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखना। अब देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे चारगाफ का रूल। वो रूल भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना। किसका रूल आता है सर? यहाँ पे एग्जाम के अंदर बिल्कुल पूछा जाता है यहाँ पे चारगाफ का रूल। चारगाफ का नियम क्या होता है? तो चारगाफ का नियम यही कहता है यहाँ पे कि जो ए है, इस ए की मात्रा है हमेशा ये आपके क्या होगी सर? टी के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? टी। और जी की जो मात्रा है ये हमेशा सी के बराबर होगी। भाई मान लो 20% हमारे सामने ए है, तो सर टी कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 20% यहाँ पे क्या होगा? टी होगा। तो सर जी और सी कितना हो जाएगा पीछे? तो भाई 20% ए हो गया और 20% टी हो गया, तो हमें पता है ये टोटल पीछे 60% रहेंगे, तो 30% ये हो जाएगा और 30% ये हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना भी ए की मात्रा टी के बराबर और जी की मात्रा सी के बराबर होगी। यही आपके चारगाफ का रूल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा भी ए बराबर सी, ये कभी नहीं हो सकता। ना ही आपके जी बराबर टी, ये नहीं हो सकता। ये दो चीजें कभी लागू नहीं होगी। लेकिन ये चीज जरूर लागू होगी कि एडेनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और यहाँ पे ग्वानिन की मात्रा आपके साइटोसिन के हमेशा क्या होगी? यहाँ पे बराबर होगी। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान में रखनी है यहाँ पे चारगाफ का रूल। अगर ये चीजें समझ में आ गई तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी का जो आपकी वीडियो लेक्चर है नेक्स्ट पार्ट है वो हम यहाँ पे नेक्स्ट डे देखेंगे। मिलते हैं वापस एक नई वीडियो के साथ में।